सेगमेंट रिपोर्टिंग। ओ माय गॉड। बेटे एक बात बताओ, जब एक बिजनेसमैन अपना स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाता है, मैं पहले पीएनएल की बात कर रहा हूं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि वो सेल्स दिखाता होगा कुछ अमाउंट? ठीक है। लेकिन आपने पीएनएल का फॉर्मेट देखा हुआ है क्या? आप ये मान के चलिए जैसे सैमसंग कंपनी है और आपको पता लग रहा है कि सैमसंग की सेल्स कितनी है, 8500 करोड़। तो इसमें से कितने रुपए के मोबाइल फोन बिके, कितने रुपए की वॉशिंग मशीन, एंड हाउ मच एसी, व्हाट्स द अमाउंट ऑफ सेल्स इन रिलेशन टू एसी, सर्विसिंग कॉस्ट कितनी है, सैमसंग ने वारंटी कितने की बेची है, सैमसंग तो डील्स इन लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। तो क्या आप इससे कुछ एनालिसिस निकाल पा रहे हो? 8500 करोड़, और इंडिया में कितनी सेल्स है और आउटसाइड इंडिया कितनी सेल्स है, या मैं बोलूं नॉर्थ रीजन में कितनी है? क्या ये डेटा एक इन्वेस्टर के लिए, यू बीइंग एन इन्वेस्टर, क्या इंपॉर्टेंट होता है? नहीं होता। हो सकता है कि नॉर्थ रीजन में आप प्योरली लॉसेस में और आपकी सारी सेल नीचे साउथ में हो रही है, और आप यहाँ पे मार्केटिंग कर रहे हो, भाई यहाँ पे कस्टमर पसंद ही नहीं कर रहा आपके प्रोडक्ट को, तो क्या आपको स्केल अप साउथ के रीजन में नहीं करना चाहिए? तो बेसिकली हर एक कंपनी को अपनी सेल्स, अपने एसेट्स, अपने एक्सपेंसेस सेगमेंट वाइज रिपोर्ट करने पड़ते। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट सेगमेंट, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेगमेंट? सेगमेंट दो तरीके के होते हैं बच्चे। एक होता है बिजनेस सेगमेंट, ओ माय गॉड। एक होता है जी बिजनेस सेगमेंट, यानी कि हैव डिफरेंट प्रोडक्ट्स, मोबाइल की सेल इतने की है, एसी की सेल इतने की है, वॉशिंग मशीन की सेल इतने की है। बिजनेस सेगमेंट होता है प्रोडक्ट वाइज। ठीक है जी। और दूसरा होता है ज्योग्राफिकल सेगमेंट। ज्योग्राफिकल सेगमेंट सर, हाँ, एरिया वाइज हो सकता है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन योर बिजनेस। जैसे सपोज कर अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूं, आपको लग रहा है कि इंस्टाग्राम इतने बड़े स्केल पे ऑपरेट होता है, क्या वो ऐसे सेल दिखाएगा दिल्ली में इतनी सेल, मुंबई में, या उसका कंट्री वाइड हो तो भाई पता नहीं 150 कंट्रीज में है, इंडिया से इतनी की सेल, ठीक है, यूएस में इतने की सेल, इस तरीके से दिखाता होगा। एग्जैक्टली, क्योंकि उसका ऑपरेशन ही है। लेकिन अगर कोई सिर्फ इंडिया में ऑपरेट कर रही है और 25 स्टेट में बेच रही है तो वो स्टेट वाइज, दैट डिपेंड्स ऑन बिजनेस टू बिजनेस। बट अगर मैं एरिया वाइज दिखाता हूं, दैट्स ज्योग्राफिकल सेगमेंट, एंड इफ आई शो इट प्रोडक्ट वाइज, दैट्स कॉल्ड बिजनेस सेगमेंट। तो आप भी कह सकते हैं एरिया वाइज। सर कैसे डिसाइड होंगे? ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ कस्टमर, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्रीज ऑफ द स्टेट, नेचर ऑफ कस्टमर, इस तरीके से भी एरिया डिफाइन होता है। जैसे सर एक मिनट रुक जाओ, अगर मैं आपको बोलूं इंडिया और नेपाल का एकदम सेम काइंड ऑफ कस्टमर है, ठीक है, तो हो सकता है मैं उसको एक सेगमेंट भी बोल दूं। लेकिन अगर मैं बोलूं इंडिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एकदम अलग है और नेपाल का अलग है, मेरा मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अलग होती हैं, तो मैं उसको अलग भी बोल सकता हूं। ये मेरे धंधे के ऊपर डिपेंड करता है, हाउ आई विल बाइफरकेट। एंड सिमिलरली विद प्रोडक्ट्स ऑल्सो। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या वॉशिंग मशीन की मार्केटिंग अलग होती होगी और मोबाइल की अलग होती होगी, या मोबाइल की होगी तो वॉशिंग मशीन बिक जाएगा? So if I had different strategies, different set of customer, different risk and rewards for all the products, तो मैं उसकी रिपोर्टिंग भी अलग कर दूं। कहीं क्लियर है आपको? हाँ जी बोलिएगा एक बार, ऑनलाइन में क्या बोल रहे हो? सर आपकी स्क्रीन पूरी नहीं आ रही। ठीक है, अभी तो मैं पर जो बोल रहा था वो सुनाई दे गया ना? यस यस। सर। Cool. ये शुरू हो गया, ज्यादा देर नहीं रुका गया ना। अब ठीक आ रही है स्क्रीन? यस सर। चलिए, तो बेसिकली आपके हिसाब से देखो, मैं ये नहीं कर सकता कि दिल्ली के अंदर, वैसे तो मैं इस लेवल पे भी जा सकता हूं कि दिल्ली के अंदर मेरी मोबाइल की कितनी सेल है, वॉशिंग मशीन की कितनी है, बट आई हैव टू चूज एनी वन सेगमेंट एज द डोमिनेंट, और उसको मैं प्राइमरी सेगमेंट बोलूं। एक होता है प्राइमरी सेगमेंट और एक होता है सेकेंडरी सेगमेंट।
ठीक है, अगर तो मेरा बिजनेस ज्यादा कंफर्टेबल है प्रोडक्ट वाइज दिखाने का, सारे डिसीजन मेकिंग प्रोडक्ट वाइज हो रहे हैं, तो मैं हो सकता है इस सेगमेंट को क्या बोल दूंगा बच्चे, प्राइमरी सेगमेंट। कि मैं अपनी जो भी बातें करूंगा वो मैं प्रोडक्ट वाइज करूंगा भाई, समझ रहे हो। और अगर ये प्राइमरी सेगमेंट है तो ज्योग्राफिकल को क्या बोल दूंगा मैं, सेकेंड। ये हर किसी के बिजनेस लॉजिक पर डिपेंड करता है, तो मैंने कुछ नहीं करना। और अगर किसी का ज्योग्राफिकल ज्यादा क्राइटेरिया सही है तो वो क्या कर देगा, हो सकता है अगर वो इसको प्राइमरी बना दे तो अपने बिजनेस वाले को क्या कर देगा, सेकेंडरी से। ओके, इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज पहले। सर वो जियोग्राफिकल वाला दिखाओ। ऐसा कुछ लिखा नहीं है बार बार कैसे, टेक्निकली यस, रिपोर्टिंग ही हो रही है, तेरी पीएनएल बन चुका है, तो सिर्फ इन्वेस्टर को सही से समझाने के लिए कर रहा था, वो हो सकता है। हाँ जी, कर लिया बच्चों ने नोट। चलिए, देखो अब जैसे जो भी सेगमेंट है, मैं बिजनेस सेगमेंट के एंगल से बात करता हूं। सर बिजनेस सेगमेंट के एंगल से मतलब सपोज करो भाई, तुम्हारे ना अलग अलग, जैसे एक बार सैमसंग के बारे में ही बात कर लेते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो क्या क्या प्रोडक्ट्स में डील करता, मोबाइल, लेमिनेशन, एनिमेशन, अच्छा अच्छा, अच्छा सैमसंग, मिलिट्री में भी है, अच्छा, हेल्थ में भी है। हेल्थ में भी, हेल्थ भी क्या है? तो अभी वहां गया था ना अपोलो, तो वहां पे मुझसे कुछ टैक्स थे। क्या थे उसके, वो जैसे स्कैनर होते हैं, और फिर मैंने देखा था डिवाइसेस। हाँ, मुझे लगा कि पैरासीटामोल बनाया छोटा काम नहीं है ब्रो, पैरासिटामोल। जनरल वाले सेगमेंट बता दो आप जरा। सैमसंग का एसी होता है, एसी टीवी फ्रिज। सैमसंग का टीवी होता है, सैमसंग की वॉशिंग मशीन होती है या नहीं होती, तो बोलो ना बेटे साथ साथ। गुड, वेरी गुड। कूलर भी होता है, कूलर होता है सैमसंग का, फ्रिज होता है, क्या होता है, हाँ, गैस सैमसंग की होती है। अब तू बोलेगा आटा भी आता है उसका, लाइटर भी आता है, फ्रिज और, हाँ वैसे काफी हो गए। अच्छा सैमसंग सर्विसिंग देता होगा, सर्विसेज, ठीक है, तो मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ इन, एक सर्विस छोड़ो, जबरदस्ती की बात है छोड़ो, ठीक है, ये गुड्स हो गए मेरे, ठीक है। क्या मुझे अपने इन्वेस्टर को, देखो मैं टोटल सेल्स तो बताऊंगा, मान लो इन सबकी सेल्स मिलाकर कितने करोड़ है, 5,000 करोड़। पर क्या मुझे ये सारे के सारे बिजनेस, ये सारे के सारे क्या होगा, बिजनेस सेगमेंट, मैं आपको ये कह रहा हूं जो सेगमेंट छोटा होगा ना, मेरे को वो सेग्रीगेटेड करके दिखाने की जरूरत नहीं। आंसर इज जो मटेरियल सेगमेंट्स है उसी को मैं रिपोर्टेबल सेगमेंट बनाऊंगा। एक सेगमेंट रिपोर्टेबल कब बनेगा, यही है पूरा का पूरा स्टैंडर्ड। मेरे कहने का मतलब है ये आपके सारे के सारे बिजनेस सेगमेंट है, मैं बीएस लिख रहा हूं तो समझ आ गया आपको, बीएस स्टैंड्स फॉर बिजनेस सेगमेंट्स। इन्वेस्टर कह रहा है भाई ऐसे करके 5 और प्रोडक्ट्स है, 10 और प्रोडक्ट है, मुझे सबकी सेल बता, सबके एसेट बता। मतलब मोबाइल, देखो बैलेंस शीट में एसेट है प्लांट मशीनरी, पर वो कह रहे नहीं ऐसे मत बताओ, मुझे बताओ मोबाइल बनाने के लिए कौन सी प्लांट मशीनरी यूज होती है, ठीक है, एसी के लिए कौन सी प्लांट मशीनरी, इस तरीके से कह रहे। तो क्या मुझे हर बिजनेस सेगमेंट को रिपोर्ट करना, आंसर इज नो। ये बिजनेस सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट, आर एस स्टैंड फॉर रिपोर्टेबल सेगमेंट, ये होगा या नहीं होगा ये चेक करने, तो उसको चेक करेंगे ना उसके अमाउंट को क्या। एग्जैक्टली ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रेवेन्यू,
इन रिलेशन टू टोटल सेल्स। समझ रहे हो? तो ये रिपोर्टेबल सेगमेंट है या नहीं है मुझे नहीं पता। एसी इज अ रिपोर्टेबल सेगमेंट और नॉट मुझे नहीं पता। टीवी इज अ रिपोर्टेबल सेगमेंट और नॉट मुझे नहीं पता। मुझे ये भी नहीं पता और मुझे ये भी, क्योंकि अब जो मैं आपको बताऊंगा अगर वो पैरामीटर्स इन्होंने फुलफिल कर दिए इट बिकम्स अ रिपोर्टेबल सेगमेंट, और अगर वो पैरामीटर फुलफिल नहीं करे तो रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं। और अ सेगमेंट बिकम्स रिपोर्ट, लिख लिया ये आपने? बहुत अच्छे नोट्स बन रहे हैं बेटे, प्लीज बना लीजिए। या ऐसा कुछ भी कंपनी अपनी मर्जी से कर सकती है। नहीं, जब कोई कंपनी पहले एरिया वाइज कर रही हो, वो बड़ी कंपनी, ठीक है वो चेंज कर लीजिए। फिर उसके बाद उसमें प्रोडक्ट वाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज फर्दर, आपके पास डेटा, आप इन्वेस्टर को खुश करो, ठीक है? ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, ये आपको करना पड़ता है। तो ये पैरामीटर क्या है? जैसे मान लो 5,000 प्रोडक्ट मोबाइल अकेले 2,000 कर रहा है, तो 2,000 मतलब प्रोपोर्शन में कुछ डिटेल निकाल के चेक कर लो कितना मेजर में हाँ तो वही वो AS17 बताएगा कि मोबाइल रिपोर्टेबल है या नहीं है, इसके कुछ पैरामीटर्स है और फिर आप इसको रिपोर्ट करिए। लेकिन आप फिर भी कह रहे हो नहीं मैं फिर भी करूंगा, तो आप कर लीजिए, रिपोर्टिंग ही तो हो रही है। मिसलेनियस क्या, मोबाइल में ही कर ले, आप कर सकते हो वो, लेकिन अब ठीक है, मतलब वो तो एक आपका बिजनेस कॉल है, वो चीज उस पर कोई लॉ नहीं बोल रहा कि उसको मिसलेनियस में डालो, तो मैं नहीं बोल सकता वो चीज। बाकी आप कुछ भी दिखाओ उससे। एग्जैक्टली, इट सेट्स आउट द मिनिमम रिक्वायरमेंट कि इनको तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब मेरी बात सुनिएगा। सर क्लियर है। हाँ जी, जल्दी लिखिए। सर हाँ जी, सर इसमें जैसे हमें सेगमेंट रिपोर्ट जैसे रिपोर्टिंग देखना है कि वो पैरामीटर्स में आ रहा नहीं आ रहा, तो हमें बेसिकली क्या बताना है इन्हें? बड़ा से देख, सीधी सी सिंपल सी बात, क्या ये एक बड़ा सेगमेंट है टू रिपोर्ट? वो डिसाइड कर रहे हैं। मोबाइल बेचता है तू, लेकिन अगर तेरी दुकान से दो मोबाइल बिक रहे हैं तो क्या उसको बाइफरकेटेड क्या दिखा रहा है? तेरी दुकान से गोलगप्पे बिकते हैं, मेन तो गोलगप्पे का सेगमेंट बनाना। यस सर। ओके। बोलूं आगे? बेसिकली देर आर 3 पैरामीटर्स। अगर आपका सेगमेंट इसमें से कोई एक भी पैरामीटर फुलफिल कर गया तो वो क्या बन जाएगा? रिपोर्टेबल से। इफ सेगमेंट रेवेन्यू, मतलब इस सेगमेंट की सेल एक्सीड्स 10% ऑफ टोटल रेवेन्यू, बेसिकली 10% और अबव है, अगर 10% भी हो गई तो हो जाता, ठीक है? और इसको मैं बहुत डिटेल लिख के नहीं दे रहा, लेकिन एक सिंपल सी बात लिख रहा हूं, फिर आपको लिखित भी दिखाऊंगा। क्या लिखना चाहता हूं बताता हूं, नहीं इधर अभी लिख नहीं पाऊंगा, नहीं तो वो थोड़ा आपके दिमाग में, सिर्फ मैं परसेंटेज डाल रहा हूं, ठीक है? मान लो इसकी टोटल धंधे की पूरी सेल कितने की थी, और इसकी सेल है 1,000 करोड़। इज इट अ रिपोर्टेबल सेगमेंट? आंसर इज यस, बिकॉज इट्स 20%। इसकी है 30 करोड़, इज इट अ रिपोर्ट? इट्स नॉट अ रिपोर्टेबल सेगमेंट। समझ रहे हो? तो बेसिकली आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, अगर 10% या उससे ज्यादा हो गया तो रिपोर्टेबल बन जाऊंगा। क्लियर है जी? दूसरी बात, इफ सेगमेंट प्रॉफिट exceeds or equal to 10% of प्रॉफिट और लॉस। अरे सर क्या बोल रहे हो सर ये आप? बेटे प्रॉफिट भी तो एक अमाउंट होता है ना। अगर मेरा सेगमेंट 10% उस प्रॉफिट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, चाहे सेल्स में नहीं आ पा रहा था मैं, पर प्रॉफिट 10% मेरा है, तो वो क्या हो जाएगा मेरा? रिपोर्टेबल। हाँ जी, हो सकता है, एग्जैक्टली, तो भी वो आ जाए। ये आपको एकदम से नहीं पता लगेगा, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, मैं तो आपके दिमाग में सिर्फ परसेंटेज डाल रहा हूं, और आपको पता लग रहा है एक होता रेवेन्यू, एक होता प्रॉफिट। समझ रहे हो? ये कैसे निकलेगा, ये तो क्वेश्चन देखेंगे इसके ऊपर। यहां तक क्लियर है? लास्ट इज
if segment assets exceeds or it is 10% of total assets. आपके धंधे में जो टोटल एसेट है अगर उसका 12% एलोकेट हो गया ना मोबाइल पे तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट बन जाएगा. सर इन तीनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई हो गया दैट बिकम्स अ रिपोर्टेबल सेगमेंट. ओके कहिए साहब, ऑल क्लियर टिल हियर. आइए जरा, मैंने आपको एक थॉट प्रोसेस दी है. स्टैंडर्ड जो होते हैं थ्योरेटिकल होते हैं. आइए अब इसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करो. सेगमेंट रेवेन्यू में क्या क्या आएगा देखना पड़ेगा. सेगमेंट एसेट में क्या क्या रहे देखना पड़ेगा. सेगमेंट प्रॉफिट कैसे निकलता है आप इसके नीचे बस इतना लिख लीजिएगा. हाउ डू यू कैलकुलेट प्रॉफिट? दैट्स सेगमेंट रेवेन्यू माइनस सेगमेंट एक्सपेंस. अब मेरी जो डिस्कशन है वो आपके साथ ये रहेगी दैट व्हाट इज, जो बॉक्स में कर रहा हूं मतलब हमने वो वर्ड समझने होंगे कि सर व्हाट इज सर सेगमेंट रेवेन्यू. सुनिएगा जरा बात को. स्क्रीन ठीक नहीं आ रही क्या? नहीं सर, स्क्रीन तो ठीक आ रही है. मैं पूछ रहा हूँ अगर सर जैसे प्रोडक्ट इसमें तो जैसे दो तीन है, सिंगल प्रोडक्ट हो तो फिर ये फिर तो वाला तो कोई लगे. बात ही नहीं है ना. तेरा प्रोडक्ट ही एक है मोबाइल, सेगमेंट है ही नहीं. ज्योग्राफिकल हो सकता है अगर अब तू 50 कंट्री में बेच रहा है तो ज्योग्राफिकल ही रहेगा तेरा. ठीक है. हमें अब किसका मतलब जानना है. रेवेन्यू क्या होता है, सेगमेंट एक्सपेंस क्या होता है और सेगमेंट एसेट्स. क्या क्या रेवेन्यू में आ रहा है. अगर आपस में सेगमेंट ही एक दूसरे को बेच रहे हैं क्या वो आएगा नहीं आएगा. समझ रहे हो. एसेट में क्या क्या आएगा. डेफर टैक्स एसेट आएगा नहीं आएगा. इनकम टैक्स के एसेट आएंगे. खर्चे में तो कुछ थ्योरेटिकल बातें होंगी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर बनकर आए. ठीक है बच्चे. चलिए ये लिख लिया सब बच्चों ने. आइए ओके. वैसे पुरानी फाइल है बट सारा सेम रहता है. चलिए तो मैं इस पे लिख पा रहा हूँ. तो पॉलिसी है कि तो अपने केस में मैटर तो आपको उसी पीरियड से पढ़ा. हाँ जी. नहीं, 20 में तो पार्टनरशिप था. तो वो तो अपने तो पढ़ा. अच्छा हाँ, आज आप वहां आ गए हो. गेट करेगा. गुड. पेपर में सॉल्व करा था आपने 20 में. आया नहीं था, जो आया था वो पूरा सही गया था. गुड. ठीक है. ये भैया गार्नर वर्सेस मरे. चलिए कुछ और जरा एक बार बिजनेस सेगमेंट का जैसे ही मतलब. ठीक है चलो एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं. ठीक है AS17 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. ऐसे ही एक बार पढ़ना. AS17 इज मैंडेटरी. एसएमसीएस क्या. नॉन एसएमसीज होता है, स्मॉल एंड मीडियम कॉर्पोरेशंस. तो छोटे वालों के ऊपर नहीं होता क्योंकि इट्स अ रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड. आप समझ रहे हो क्या मैं आपको जर्नल एंट्री सिखा रहा हूँ. ये सिर्फ क्या है कि जब डेटा बन चुका है इट्स अनदर वे ऑफ प्रेजेंटिंग थिंग्स. समझ रहे हो? वो चीज. तो ये मैंडेटरी किसके ऊपर है. नॉन एसएमसीज. अब ये क्या होता है इसका भी आपको कुछ नहीं देखना. मतलब थर्ड लाइन से पढ़ेंगे तो ज्यादा सही है. दिस स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश प्रिंसिपल फॉर रिपोर्टिंग. पढ़ा. तो इसकी थर्ड बात है. इज मोर रेलिवेंट फॉर असेसिंग द रिस्क एंड रिटर्न. देख भाई अगर मैं 50 प्रोडक्ट है आपको क्या लग रहा है आप जनरली देखो. मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ. अभी हम लोग ऐसा नहीं करते बट इफ यू हैव प्रोडक्ट CA CS CMA 11 12 तो आपको क्या लग रहा है मेरे को एनालिसिस नहीं करना चाहिए.
कौन सा कितना रेवेन्यू दे रहा है, किस पे कितनी कॉस्ट पड़ रही है, कितना एलोकेशन टाइम, सारी बातें होंगी। अभी उतना भी बड़े लेवल पे नहीं है कि मैं जज करूं, समझ रहे हो। लेकिन क्या है, प्रोडक्ट्स नहीं है अलग अलग, बिल्कुल है। ऐसे भाई अगर सैमसंग कंपनी है, 50 प्रोडक्ट है, आपको क्या लग रहा है आप टोटल सेल पे डिसीजन लेते हो जिंदगी में? द रिस्क एंड रिवॉर्ड इन ईच सेगमेंट हैज टू बी एनालाइज सेपरेटली, कि उसके क्या करेक्टिव मेजर्स लेने उस चीज पर। इन्वेस्टर तो पूरा घुसता है जी। बताइए, क्लियर है? What is the objective? You understand better the performance of the enterprise. You better able to assess the risk and returns. More informed judgment about the enterprise as a whole. ठीक है जी। डेफिनेशन के अंदर आते हैं, ये स्कोप जो है ये आपको रीड तो करना है, मैं इसलिए आपकी आदत डलवा रहा हूं कि जब भी आप स्टार्ट करो, मैं ऐसे स्टार्ट कर लो। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, बिजनेस सेगमेंट का मतलब लिखा हुआ है, याद नहीं हो सकते ये, बट एक बार रीड करिए। क्या एक सेगमेंट में एक ही प्रोडक्ट हो सकता है? ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स भी हो सकता है, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स उसका एक सेगमेंट, क्योंकि वो चीज बिकती है तो हाँ कह सकते हो उसको। एंड ऑब्वियसली ये कैटेगराइजेशन कैसे हो रही है? ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, समझ रहे हो? तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो अमाउंट आ रहा है वैल्यू रिफ्लेक्ट कर रहा है, प्रोडक्शन से कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है? बिल्कुल हो सकता है यार। एक प्रोडक्ट जो तू बेच रहा है उसका अगर प्रोसेस एकदम अलग है, तो मे बी मैं उसके बेसिस पे अपने सेगमेंट्स बना रहा हूं। ये आप मतलब ऐसा विजुअलाइज, आप इतनी जल्दी ऐसे धंधे को थोड़ा ना समझ लोगे, किसी के भी करोड़ों टाइप के धंधे चल रहे हैं भाई। ये सिर्फ कैटेगराइजेशन है कि तू अपना प्रोडक्ट्स अलग अलग कैसे कर रहा है। मे बी ऑन द बेस ऑफ, बिकॉज तेरा कस्टमर बिल्कुल अलग है, तेरा प्रोडक्शन प्रोसेस अलग है, तेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड अलग है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पे थोड़ा ना जस्टिफिकेशन हो जाएगी आप। फिर ये डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हो सकते हैं। मतलब वो तो डिस्ट्रीब्यूटर के बेसिस पे कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए सेग्रीगेशन बेटर होती है, इन्वेस्टर के साथ ज्यादा बेटर कोऑर्डिनेट कर पा रहा हूँ। तो वो ऐसे 1 to 1 आपको ऐसे नहीं देखना, बट आपको समझना है ये एलोकेबल ऑन दीज बेसिस। ठीक है बच्चे, ज्योग्राफिकल सेगमेंट पढ़िए एक बार। इकोनॉमिक कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस, प्रॉक्सिमिटी ऑपरेशंस हो गया, तेरा रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, उसके बेसिस पे भी हो सकता है। हाँ, मटेरियल की भी हो सकती है, कस्टमर की भी हो सकती है, समझ रहे हैं? बहुत चीजों की हो सकती है, सिर्फ मटेरियल थोड़ा ना होता है। सर इसका कोई एग्जांपल देना जियोग्राफिकल में। ज्योग्राफिकल के अंदर हो गया जैसे इंस्टाग्राम है, तो वो आपको क्या लग रहा है, मतलब क्या उसके लिए ये बहुत मैटर करता होगा दिल्ली में इतने की सेल और मुंबई में इतने की सेल? बहुत छोटी बात है उसके लिए। 150 कंट्री में है, वो कंट्री वाइज करेगा वो सीधा, समझ रहे हो? और हो सकता है कुछ कंट्रीज को एक साथ कर दे वो। मान लो ये भी हो सकता है कि उसकी रिपोर्टिंग एशिया बेसिस पर होती हो, हाँ, कि भाई उधर का जो कस्टमर का इंटरेस्ट है उसके बेसिस हो। तो यार ये तो धंधे की बात है यार, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। ठीक है, चलिए आइए। रिपोर्टेबल सेगमेंट क्या होता है? Is a business segment or a geographical segment identified on the basis of foregoing definition for which segment। और भाई साहब डेफिनेशन आ रही है, रेवेन्यू का मतलब अभी मैं बताऊंगा आपको। आइए पहले वो जो परसेंटेज वाली बात थी वो देख ले। अभी हो जाएगा, अभी रुक जाओ 2 मिनट। चलिए अब आप एक बार पॉइंट नंबर ए पढ़िए। सबसे पहला हमने जो लिखा था रेवेन्यू लिखा था, लेकिन बस वहां पे मैंने क्या नहीं लिखवाया, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेल्स। तो क्या कह रहे, सेल्स टू एक्सटर्नल एंड फ्रॉम ट्रांजैक्शन विद अदर। तो बेसिकली इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। आप एक सेगमेंट हो, आपकी कस्टमर को भी और आपके 2 अदर सेगमेंट ऑल्सो, मैं दोनों देखूंगा। इफ इट एक्सीड्स व्हाट, 10% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू में क्या आ रहा है, इंटरनल एक्सटर्नल। कैसे आ रहा है, मेरे लिए वो मुद्दे की बात नहीं है। परसेंटेज याद करिए और सेगमेंट याद रखिए और इंटरनल और एक्सटर्नल याद। हाँ जी भाई, मैं क्या कर सकता हूँ भाई उसमें? आप जरा प्रोसेस पकड़िए, आप रूल बेस्ड चलता है। और आप कहाँ से अभी से जज कर रहे हो? आप अभी इंटर में घुसे हो आप अभी। वैसे कह रहा हूँ आपको, देर आर मेनी पर्सपेक्टिव जो आप सोच भी नहीं सकते किस एंगल से रिपोर्टिंग होती है। समझ रहे हो? ऐसे थोड़ा ना, ये ऐसे ही थोड़ा ना बने वो वाली चीज। नेक्स्ट आपको समझ नहीं आएगा, बट एक बार ऐसे ही पढ़ के बताना कुछ समझ आया। सेगमेंट रिजल्ट की बात हो रही है।
10% और मोर, मतलब प्रॉफिट वाले सारे एक तरफ करके एग्जैक्टली ये कैसे होगा? हाँ, प्रैक्टिकली दिखा। हो सकता है कुछ सेगमेंट्स में प्रॉफिट हो, कुछ में लॉस हो, तो क्या मैं प्रॉफिट लॉस को ऐड कर? नहीं, टोटल ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स, ऑल द प्रॉफिटेबल सेगमेंट का टोटल, टोटल ऑफ ऑल द लॉस सेगमेंट्स, इन दोनों में से जो हायर होगा वो सिलेक्ट कर लूंगा। और अगर आपका प्रॉफिट या लॉस है वो 10% से एक्सीड करा तो रिपोर्टेबल होगा। डोंट वरी, ये सारा का सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन से समझ आएगा। क्लियर है? एंड थर्ड बता दीजिए। Segment assets are 10% or more of all the total assets. Clear है साहब जी? Now the question is, what is the meaning of segment assets? What is the meaning of segment revenue? What is the meaning of segment expense? समझ रहे हो? चलिए, हाँ जी बोलिए। सर अभी हमने कंसोलिडेशन करके ठीक है ना, मान लीजिए तो कंपनी को प्रोडक्ट बेच रही है और ये क्या नाम है, जैसे आपने अभी सेगमेंट में बताया कि वो इंटर सेगमेंट्स को भी काउंट कर रहा है, कंसोलिडेशन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है थोड़ा? दोनों अलग पर्पस है लाइफ में। लाइफ में कल कुछ अकाउंटिंग अलग करनी है, मैं एडजस्टमेंट डाल के रिपोर्टिंग करता हूँ। आप समझिए कि एवरी डे देयर इज अ डिफरेंट पर्पस। वो कंसोलिडेशन एक डिफरेंट मैटर है, समझ रहे? ये चीज कंसोलिडेशन से कोई लिंक ही नहीं है इसका। आज इन्वेस्टर मेरे सामने बैठा है, कह रहा है मुझे अपनी सारी सेल दिखाओ, मैं उसके साथ कंसोलिडेशन के लॉजिक थोड़ा ना डिस्कस कर दूंगा उसके साथ। बोथ आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव। मतलब आप, मतलब ये है कि ठीक है आप उससे रिलेट कर रहे हो, इसका पर्पस अलग है भाई। तू आज बैठ रहा है मेरी कंपनी के परफॉर्मेंस देखने के लिए, टू जज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ सेगमेंट, ये वो चीज चल रही है। ये आप अकाउंटिंग देखने नहीं आ रहे हो आज आप मेरी, आप देखने आ रहे हो सर आपका बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या चल रही है, आप पीएनएल में सेल्स क्या दिखा रहे हो हमें अभी। आप एक बटन दबाओ और मोबाइल की सेल दिखाओ आप मुझे सारी, समझ रहे हो? अलग पर्सपेक्टिव है। हेडिंग लिख लीजिएगा, सेगमेंट रेवेन्यू। नोट्स ही बनाएंगे बच्चे, ठीक है? तो भाई सेगमेंट रेवेन्यू के अंदर क्या आ रहा है? देखो फर्स्ट पॉइंट क्या लिख रहा है बच्चे, पोर्शन ऑफ एंटरप्राइज रेवेन्यू दैट इज एट्रीब्यूटेबल टू अ सेगमेंट। मतलब मान लो अगर मोबाइल सेगमेंट है तो कितने मोबाइल बिके डायरेक्ट, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? फर्स्ट पॉइंट क्या है कि वो सेगमेंट डायरेक्ट सेल क्या कर रहा है, ठीक है? समझ आया पहला पॉइंट? डायरेक्ट मतलब एक्सपोर्ट कस्टमर कुड बी डोमेस्टिक सेल्स ऑल्सो, है ना? एक सेगमेंट है मोबाइल, ठीक है? मैं कहा मोबाइल की सेल बताओ, ठीक है जी? लिखना है, तीनों पॉइंट लिखने होंगे। सर डायरेक्टली एट्रीब्यूटल मतलब जैसे सपोज कर कि मैं स्टेट के एंगल से बोलूं, मैं बोलूं दिल्ली, दिल्ली की सेल बता मेरे को, तो मेरे पास एक बटन दबा के दिल्ली की सेल होनी चाहिए ना, दिल्ली से मैं इतनी दुकानें ये बिका है। अगर यस मैं सर। ज्योग्राफिकल सेगमेंट के एंगल से बात करूं, ओके सर, ठीक है सर। तो मान के चलो मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं। सो फ्रॉम दिल्ली, व्हाट इज द डायरेक्ट सेल्स दैट यू हैव मेड फ्रॉम दिल्ली? मतलब यू हैव शॉप्स, 15 शॉप्स, 100 शॉप, व्हाट इज द सेल यू हैव मेड? तो वो फर्स्ट पॉइंट आ गया रेवेन्यू का। सेकंड क्या बोल रहे हो? एंटरप्राइज का रेवेन्यू, और जो आप एलोकेट कर दो ये दिल्ली को सेल्स एलोकेट कर दे, क्योंकि कुछ चीजें होती है हेड ऑफिस से बिक जाती है। उसने बोला भाई हेड ऑफिस से बिकने को अब मैं ये सेगमेंट्स में कैसे बांटू, तो एट्रीब्यूट कर देंगे किसी ना किसी रैशनल बेसिस पर। पहला हो गया डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, और दूसरा क्या हो गया? इनडायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। सेकंड हो गया, आप इसलिए मैं कह रहा हूँ ज्योग्राफिकल लो, मान ले जो स्टेट्स, मैं अपनी जो सेल्स दिखा रहा हूँ अपने इन्वेस्टर को, मैं दिखा रहा हूँ दिल्ली मेरा एक रिपोर्टेबल सेगमेंट है, दिल्ली की सेल ये, ठीक है? पर वो कह रहे सर कुछ सेल जो हेड ऑफिस से होती है, ठीक है, वो महाराष्ट्र में नहीं आ रहा होता। मान ले मेरा महाराष्ट्र में हेड ऑफिस है, ठीक है, वो एक जनरली एक साथ मेरे को बल्क ऑर्डर मिलते हैं, क्योंकि वो दिल्ली को नहीं जानता, वो यूपी को नहीं जानता, किसी को नहीं जानता, कुछ सेल सीधी हेड ऑफिस पे ऑर्डर आता है और वो भेज देता। तो वो सेल्स क्या मैं दिल्ली और बाकी स्टेट्स में एलोकेट कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। तो वो एलोकेबल सेल्स हो गई। फर्स्ट हो गई डायरेक्ट सेल्स, सेकंड इज एलोकेबल सेल्स। ये तो जजमेंट बेस्ड, इसके ऊपर तो कोई वो भी नहीं आना, बस बाय चांस अगर डेफिनेशन आ गई आपको तो थ्योरेटिकल बात है। और तीसरा क्या है? दिल्ली ने यूपी को कितना बेचा, यानी कि इंटर सेगमेंट रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांजैक्शंस विद अदर सेगमेंट्स।
सर इसके भी अदर सेगमेंट मतलब दो सेगमेंट आपस में एक दूसरे को सेल कर रहे हैं, वो बात हो रही है ना। एग्जैक्टली, तो वो भी आ जाएगा। तो दिल्ली टू यूपी वाला कैसे आया इसमें फिर एग्जैक्टली, सर? वो आ जाएगा। सर जैसे फर्स्ट वाला हो गया दिल्ली से कस्टमर को जो बेचा वो आ गया। थर्ड वाला हो गया दिल्ली ने यूपी की ही दुकान के अंदर बेचा है अपने ही ऑफिस में, तो वो आ जाएगा। सर मतलब बेसिकली वो स्टॉक कर रहे हैं। बिल्कुल, वो भी आ रहा है। ओके ठीक है, सर। अब मुझे बताइए अगला पॉइंट क्या लिखा है, सेगमेंट रेवेन्यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होता है आपको पता नहीं है, अभी नाम याद करके चलेंगे आप। डज नॉट इंक्लूड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, और क्या क्या इंक्लूड नहीं हो रहा? एग्जैक्टली अगर दिल्ली के सेगमेंट को कोई इंटरेस्ट इनकम हो रही है और अगर कोई डिविडेंड इनकम हो रही है तो मैं नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि वो आपका धंधा थोड़ा ना। ठीक है, आपने कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करे, कहीं एफडी कराई, आपको इनकम आ रही है, तो वो कुछ भी नहीं हो। ठीक है, लोन्स अनलेस द ऑपरेशंस ऑफ द सेगमेंट आर प्राइमरीली ऑफ फाइनेंशियल। अगर आपका नेचर ही फाइनेंसिंग कंपनी जैसा तो ले लूंगा ना मैं रेवेन्यू में, लेकिन अगर नहीं है तो आपको अगर कोई इंटरेस्ट इनकम या कुछ हो रही है वो नहीं लिया जाएगा जी। क्लियर है? और थर्ड पॉइंट क्या है जी? इन्वेस्टमेंट को बेच के कोई प्रॉफिट हो रहा है, रेवेन्यू में नहीं आएगा। पूरी रेवेन्यू की बात हो रही है कि ना तो आप इंटरेस्ट और डिविडेंड ले लेना, ना अपनी इन्वेस्टमेंट या फिक्स एसेट बेच के प्रॉफिट बुक कर रहे हो वो भी मत ले लेना गलती से। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैंने अभी बोला नहीं, एक बार लिख लो, इसके ऊपर अलग से स्टैंडर्ड है एस फाइल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये होता है, मान ले प्लांट एंड मशीनरी का बिकना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है कि वो है तो बिजनेस का ही पार्ट, बट बार बार नहीं होता, 2-3 साल में प्लीज। तो वो तो ये मैंने एक एग्जांपल दी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइट ऑफ करना भी होता है इन्वेंट्री को, 6 साल से इन्वेंट्री बढ़ी है नहीं। ठीक है, तीनों पॉइंट लिख लीजिएगा। डज नॉट इंक्लूड्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम, unless segment is of financial nature. Does not include में सबसे पहला extraordinary items, सेकंड इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम, फिर ब्रैकेट में लिख देना unless operations of segment are financial nature. Unless operations of segment are financial nature. Third, profit on sale of investments, उसमें भी लिख लो अनलेस द ऑपरेशंस, बिकॉज अगर इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट हो रहा है और अगर आपका धंधा ही फाइनेंशियल है तो वो नॉर्मल ऑपरेशंस हो गई ना आपकी। तो दोनों में ही नीचे वही अनलेस ऑपरेशंस आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर, बिकॉज दैट बिकम्स योर ऑर्डिनरी एक्टिविटी नो। क्या दोस्त? लास्ट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और ब्रैकेट में लिख दीजिए अनलेस ऑपरेशंस आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? ओ बेटे, सेगमेंट एक्सपेंस देखो आपको समझ आएगा। 3 पॉइंट है। पहला, उस सेगमेंट का डायरेक्ट, उस सेगमेंट का एलोकेबल, और उस सेगमेंट का इंटर सेगमेंट। जैसे रेवेन्यू था वही 3 पॉइंट लिखे हुए, एक बार पहले लिख लीजिए सेगमेंट एक्सपेंस के 3 पॉइंट, फिर डज नॉट इंक्लूड देख लेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डाल के सेगमेंट एक्सपेंस कैन बी एनी allocable expenses. Some expenses are done by head office, but I'm allocating to the products. Exactly. और तीसरा है from one segment to another segment. सर रेवेन्यू का डज नॉट खर्चा डायरेक्ट दुकान का बता रहा हूँ। हेड ऑफिस ने कुछ खर्चा करा तो दिल्ली के सेगमेंट में डाल दिया मैंने, और दिल्ली वाले ने यूपी को कुछ बेचा तो वो भी, आई मीन खर्चा दिल्ली वाले ने कुछ परचेज करा वो भी आ गया। तीनों एकदम यूनिफॉर्म बातें चल रही। हाँ जी, सर वो डज नॉट इंक्लूड का ऊपर का बी और सी पॉइंट एक बार रिपीट कर दो। पॉइंट नंबर बी था तेरा इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम, और ब्रैकेट में लिख दियो अनलेस ऑपरेशंस ऑफ द सेगमेंट आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर।
यस सर। और तीसरा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और ब्रैकेट में सेम, अनलेस द ऑपरेशन ऑफ द सेगमेंट आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर। वेरी 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 ओके सर। एक्सपेंस सर पूरा पूरा लिख दो तीनों। क्या ब्रो? एक्सपेंस पूरे पूरे। तीनों एग्जैक्टली सेम ही है वो। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, allocated on reasonable basis, and transactions with other segment. Okay, does not include। प्लीज बच्चे स्पीड रखिए बच्चे, इतनी देर में मैं आपकी एज में था ना पूरा पेज लिख देता था। मेरी लाइफ में सौरभ सर नहीं थी। ये पूरे पूरे लिख लीजिए, नॉट इंक्लूड वाले भी। नॉट इंक्लूड में पहला तो छोटा है, हाँ, बाकी नीचे वाले। एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम। दूसरा भी देख सेम है। अब जब तूने रेवेन्यू में इंटरेस्ट इनकम नहीं पकड़ा, तो भाई खर्चा भी मत पकड़ना, और ब्रैकेट में लिख देगा अनलेस द ऑपरेशंस आर ऑफ नेचर फाइनेंशियल। जब प्रॉफिट नहीं ले रहे रेवेन्यू में, तो लॉस ही मत हो। ये नए पॉइंट आएंगे, इनकम टैक्स भी नहीं लेना, और ये जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव जो पहले 3 पॉइंट लिख लो, पहले 4 लिख लो, इनफैक्ट इनकम टैक्स नहीं लेना होता। चौथा मैं बताऊं, सर ये तो एमसीक्यू में आते होंगे ज्यादा, क्या होता है? यार ये मतलब केस स्टडी में आ सकते हैं कि एक जैसे ना वो बोलेगा कि इस सेगमेंट का रेवेन्यू निकालो आप, और वो देखो ऐसे रेवेन्यूज दे देगा कि दूसरे डिपार्टमेंट में ये बेचा, इंटरेस्ट, तो देखो रेवेन्यू बताना है। ओके सर। ओके सर। ओके, क्या हुआ था फिर? फिर क्या हुआ था? अच्छा हाँ, वाईफाई खराब होता है, बहुत खराब हो जाता है, दिन एकदम रूटीन खराब हो जाता है। मैं तो हटा दिया फिर वो जियो, मैं हटवा दिया। मैं तो जो हम लोग के नेबर्स है ना उनका वाईफाई लिया था, तो मेरे घर में सारे लोग वो नेबर के जो मतलब साथ वाला रूम है ना हमारा, सब लोग उसी रूम में बैठे हैं। मेरी मदर इन लॉ अपने घर में रहेगी ना, मेरी कोई मेरे मन की बात है। शादी के बाद मैं नहीं सीखूंगा बट यस, माय मदर इन लॉ इज ऑल्सो इन मालवीय नगर, मतलब उनका भी घर मालवीय नगर। और आपकी मदर इन लॉ? हाँ जी, 4 लिख लिया 4? नहीं लिखा अभी। इनकम टैक्स एक्सपेंस, बेटे मैं आपको ना ऐसा ट्रेन करता हूँ कि आप खुद से कॉन्सेप्ट समझ लो। अब आप मुझे बताइए पॉइंट नंबर ई आपको खुद से समझ आ रहा है? कौन सा? पॉइंट नंबर ई, देखो ऐसा एक्सपीरियंस हेड ऑफिस में हो रहा है जो सबके लिए हो रहा है। वो बहुत ही जनरल बात बोल रहे हैं कि अगर कोई जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफिस एक्सपेंस होगा, अगर वो एलोकेट नहीं हो सकता तो मत लेना, अगर एलोकेट हो जाए तो ले ले। समझ रहे हो? तो सब्जेक्टिव बात लिख दी उन्होंने। अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो ये कह रहे हैं इफ इट्स नॉट एलोकेबल इट इज नॉट टू बी टेकन, इफ यू हैव इनकर्ड एनी एक्सपेंस ऑन बिहाफ ऑफ एनी सेगमेंट तो आप उसको ले लीजिए। ठीक है बच्चे, तो इसको लिख लो एक बार, और मतलब पहली 3 लाइनें लिख लो, सफिशिएंट है। और बस अब आपका स्टैंडर्ड खत्म होने वाला है, बस 2 पॉइंट रह गए, क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन डेटा लेवल पे मतलब ना। फिर ये AS 20 का रखा।
नहीं 19 लीज 2 क्लास का है, कंपैरेटिवली बड़ा है, लेकिन ठीक है। तुम्हारा AS2 हुआ है अभी? नहीं हुआ ना? इन्वेंट्री वाला तो नहीं हुआ है। आज देखते हैं अगर 3 AS खत्म हो पाए तो। नहीं नहीं टाइम में होगा तो बड़ा हाँ हाँ निमेश जी, अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? दो बार तो AS1 निकल चुका है। नहीं मेरी 4:30 ऑलरेडी क्लास है। हाँ मतलब 4:30 तक। मैं होंगे मॉल क्लियर? एनी डाउट्स? यार उस बेचारे को तो समझ भी नहीं आ रही, उससे पूछ लो समझ आ गया तेरे को? पहले मैं इंग्लिश का सेंटेंस बना रहा हूँ। नहीं नहीं यार, मजाक कर रहा हूँ। लिटिल लिटिल आई नो। नो नो, दैट इज वेरी लिटिल। पवन जी जनरल एक्सपेंस लिख दिया? गुड। पवन जी इज वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। तू बता, तू एकदम जेन्युइन बच्चा बता। सेगमेंट रिजल्ट क्या होता है? ये रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। लिख दो सेगमेंट रिजल्ट। और अब मैं नहीं बोलूंगा, पहले रिजल्ट भी लिख दे। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, प्रॉफिट। प्रॉफिट और लॉस जो है, रिजल्ट बोल रहे हैं बस उसको। ओ माय गॉड, दिवांशी जी नोट्स अच्छे अच्छे बनाने हैं एकदम। नहीं नहीं, वे मेरी हैंड राइटिंग एकदम ऐसी थी पता है? हाँ आपकी तो थी भी नहीं। सेगमेंट रिजल्ट तक हो गया। सेगमेंट एसेट्स एक बार पढ़िए जरा, क्या आपको कोई दिक्कत आ रही है? डायरेक्ट एसेट्स, एलोकेबल एसेट्स, और अगर कोई किसी मैंने खरीद लिए किसी सेगमेंट से वो भी आ जाएगा। क्या क्या चीजें नहीं लूंगा? अगर मैं रेवेन्यू, अगर मैं इंटरेस्ट इनकम नहीं ले रहा, तो क्या मैं इन्वेस्टमेंट को एसेट बोलूंगा? नहीं बोलूंगा। तो वही बातें लिखी होंगी, एक बार आराम से पढ़िएगा। आराम से एक बार पढ़ लो, फिर उसके बाद उसको कर दो। एलोकेबल भी, अगर तू देखेगा, are those operating assets that are employed by the segments in its operating, that that either are directly attributable to the segment or can be allocated to the segment on a reasonable basis. पूरा ही पढ़ लीजिए प्लीज एक बार, और मुझे बता दो लिखने की जरूरत है क्या? हाँ सर, लिख ले तो सही है ना? लिख लो बच्चे। पूरा लिख। सर आज सुबह उठ के इस चैप्टर के नोट्स नहीं बनाए? ये नहीं, ये वाले नहीं बनाए थे, आप मानते ही नहीं हो, मैं उठा नहीं फिर। परमीत जी आज आप आए नहीं। सर आप सो के नहीं उठे तो मैं भी नहीं उठा सो के फिर। अच्छा, परमीत जी आज मम्मी घर पे है ना? कोई और भी होगा तभी क्या? सर बात आज नहीं है। बोलो आंटी जगाओ जरा इसको, जागा नहीं आज। पीटीएम है क्या आज? हाँ। आईडी कार्ड लेकर रखना। पर, सर परमीत टीचर मीटिंग। सर आलोक किलो पीटीएम जरूरी है उसको। आलोक का कुछ नहीं हो सकता है, मतलब यू आर ऑलरेडी परफेक्ट ब्रो। ये तो कवर किया आपने। सेगमेंट एसेट में लिख सकते हो डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल एसेट, एलोकेबल एसेट्स। इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट टू बी टेकन इफ सेगमेंट रेवेन्यू इज, इफ इंटरेस्ट इनकम इज नॉट टेकन। मतलब आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, उसमें वो नहीं है। और जब मैं इनकम टैक्स को नहीं लेता तो क्या मैं इनकम टैक्स एसेट को लूंगा?
इनकम टैक्स एसेट्स क्या होता है? डेफर्ड टैक्स एसेट। डीटीए नहीं लेंगे आप। हाँ 22। मेरे स्टैंडर्ड भी ठीक ठीक हो गए यार, 6-7 तो हो रखे हैं। और एक और केस 22 हो गया, ये भी चल रहा है, हर मान लो उसको। केस 3 कैश हो गया, फोर्थ, हाँ 3 हो गया, 13 हो गए, 12 हो गए, 13 हो गया, और क्या 12 हो गया, 15 भी हो गया, गवर्नमेंट ग्रांट 15 भी हो गया, 15 नहीं, एम्प्लॉय बेनिफिट 16। इस महीने तुम्हारे ना जून में 12-13, हाँ 3 बार। हाँ ज्यादा जरूरी नहीं है ये इनकम टैक्स एसेट, और ये भी लिख ले जनरल एंटरप्राइज की जो एलोकेबल नहीं हुए बस। टेस्ट लो ना, वो सारा लेते हैं। अब मैं एएस का टेस्ट लूंगा आपका जून में और ये वाला भी लेना जो इंडिया का यार, अब थोड़ा हेवी हो जाएगा। देने वाले देंगे ना, है ना? ठीक है, गुड। तो मैं कह रहा हूँ जितना करना है अकाउंट सारा दे। पर वैसे भी बोलना नहीं चाहिए, पर तुम्हारा सही जा रहा है, अगर जून में खींच दिया ना मैंने, मत बोलो, पढ़ना छोड़ चिल माइनर रहता है। खत्म ही अगर हो जाएगा जून जुलाई में ही, मजा आ जाएगा, छुटकारा मिलेगा। करवाओगे ठीक है, और आईटी करेगा। नहीं ऐसे आप अच्छा बैच है। फिर आप ये सोचो, हाँ, जल्दी से करके ऐसा पढ़ाओगे रिवीजन में डेली आपको एक एक वीडियो भेजा करूंगा, मैं सोच लिया। सर आप काफी टाइम से सोच रहे थे रील बनाने का, तो हाँ कल बनाई है मैंने, देखी है आपने? हाँ सर। सर पेन फाइल वाली देखी थी लास्ट। जीएसटी के टाइम हाँ पैसे नहीं दिए, हाँ नहीं, नहीं मेरा तो पेपर था ना सर, आज दे दे ऐसे जाने से थोड़ी आज दे दे जनवरी के बाद छोड़ देंगे। जनवरी के बाद नहीं 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 सर, बहुत सारा है सर, लिखते रहेंगे या तो आप पढ़ा दो दूसरा। नहीं ठीक है, मैं वेट करता हूँ। नहीं नहीं, एसेट्स आर डिटरमाइंड डिडक्टिंग द एलोकेबल। देखो जनरल बात है कि एसेट अगर डेटर्स पकड़ रहे हो तो प्रोविजन माइनस कर दोगे, इतना लेवल पे तो आना ही नहीं है। एसेट सीधे ही दिए होते हैं, तो थ्योरेटिकल है तो मैं लिखवा रहा हूँ आप। क्या सैटरडे ना, तो थोड़ा आपसे मेहनत करा रहा हूँ भाई। हर जगह वो पीडीएफ में करती सर। यार आप मतलब से कह रहे थे सैटरडे की बात आ रही थी, ऐसा मैंने सुनने में आया था। क्या कौन अच्छा है? अबे ठीक है सर, रेगुलर बेसिस पे डेली। हाँ पता नहीं ऐसा क्यों लगता है आप लोग को यार, गलत। दुष्यंत सर ने ना नाम खराब कर। सर मैंने एक और चीज सुनी थी दुष्यंत सर के बारे में, तो पता नहीं सही है या गलत है, मेरे को कंफर्म करो ना। क्या? किसी ने बताया था कि दुष्यंत सर ने जहाँ काम करते हैं इन्वेंटरी में कुछ करोड़ों का साल कर दिया। कितने का? 700 करोड़? सात सात 7 करोड़ का? हाँ ऐसा लगे नहीं सर ने बताया था। हाँ फिर मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। अमाउंट चलो अमाउंट अमाउंट होगा ऐसी, उन्होंने ना 20-30 हजार की इन्वेंट्री का कुछ देख लिया होगा, पकड़ लिया होगा, इतना बड़े अमाउंट का तो पता नहीं। मतलब ये तो उनके ऑफिस का चीज है वो। सर वो अगर पकड़ेंगे भी इतना बड़ा फ्रॉड तो बताएंगे थोड़ी ना, वो तो उसमें कहेंगे मेरे को भी हिस्सा दे दो। हाँ नहीं, पर पता नहीं मेरे साथ, पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं। जनरली नोइंग हिम मेरे हिसाब से तो कहानी है, पर पता नहीं मतलब वो चीज। सेगमेंट लाइबिलिटीज, डायरेक्ट लाइबिलिटीज, एलोकेबल लाइबिलिटीज। क्या अगर मैं इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग होगा तो लूंगा उसको? नहीं लूंगा ना। और डेफर टैक्स लाइबिलिटी भी नहीं लूंगा। तो वही सारी बातें लिखी हुई है, लाइबिलिटीज पे लिख लीजिए प्लीज। बस बेटे खत्म बेटे, 3-4 पॉइंट मैंने बताने हैं बस, फिर क्वेश्चंस। हाँ ऐसा लाइबिलिटी का नहीं बोला था। हाँ मतलब ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, बस अब हम लिख रहे हैं तो बस वो चीज है, एमसीक्यू से आ गई। देख क्या लिखा हुआ है, सेगमेंट लाइबिलिटीज में आप ये कह सकते हो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल लाइबिलिटीज। पहली कौन सी हो गई? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल लाइबिलिटी। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? एलोकेबल लाइबिलिटी। आगे वो देख रहे, और कैन बी एलोकेटेड टू अ सेगमेंट ऑन रीजनेबल बेसिस। तो जो एलोकेट हो जाएंगे एक तो वो, और एक जो डायरेक्ट लाइबिलिटीज है सेगमेंट।
आगे क्या लिख रहे? इफ द सेगमेंट रिजल्ट इंक्लूड इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो मैं लाइबिलिटी क्या ले लूंगा? बोरोइंग्स भी ले लूंगा। एक बात बताओ ना, क्या मैं इंटरेस्ट जब पे करता हूं, क्या मैंने वो खर्चा लिया था? नहीं लिया था। तो क्या मैं उससे रिलेटेड बोरोइंग लूंगा? नहीं लूंगा। लेकिन अगर मैंने वो खर्चा ले लिया तो क्या मैं बोरोइंग लूंगा? लूंगा। यही बात वो 2 लाइन बोल रहा है, एक बार पढ़ो इसको। इफ द रिजल्ट ऑफ द सेगमेंट इंक्लूड्स इंटरेस्ट एक्सपेंस, समझ रहे हो? रिजल्ट बोल रहा है वो, बोलने को तो एक्सपेंस भी बोल सकता था। इंटरेस्ट एक्सपेंस ले रहे हो आप, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस अगर आप ले रहे हो तो उससे रिलेटेड बोरोइंग भी ले लो लाइबिलिटी में, और अगर आप नहीं ले रहे हो उस इंटरेस्ट एक्सपेंस को तो मत लो बोरोइंग को। यूनिफॉर्म चल रहा है जी कॉन्सेप्ट, कोई उसमें वो नहीं है। तो लिखना कहाँ से आता है दिमाग में? मैं बता देता हूं आप क्या लिखो। आपने सेगमेंट लाइबिलिटी लिख दिया, इसके नीचे फर्स्ट पॉइंट लिखो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल लाइबिलिटीज। डायरेक्ट लाइबिलिटीज लिखिएगा प्लीज, डायरेक्ट लाइबिलिटीज ऑफ द सेगमेंट, डायरेक्ट ऑपरेटिंग लाइबिलिटीज ऑफ द सेगमेंट। फर्स्ट पॉइंट हो गया डायरेक्ट, नहीं फर्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट ऑपरेटिंग लाइबिलिटीज ऑफ द सेगमेंट। सेकंड, एलोकेबल लाइबिलिटीज। थर्ड, if interest expense is considered in segment expense, if interest expense is considered in segment expense, comma, if interest expense is considered in segment expense, comma, consider the respective liability, consider the respective borrowing in segment liability, consider the respective borrowings in segment liability। आप समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? एग्जैक्टली, एक लाइन छोड़ के लिखना, सेगमेंट लाइबिलिटीज डू नॉट इंक्लूड इनकम टैक्स लाइबिलिटी, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं डीटीएल। और अगला पॉइंट, borrowings and other liabilities that are of financial nature rather than operating liabilities। बहुत सारा लिख लिया। एग्जैक्ट लिखा है, borrowing and other liabilities that are financial nature rather than operating nature। दैट आर फाइनेंशियल नेचर। फाइनेंशियल नेचर की नहीं लेनी तूने, क्योंकि तेरा धंधा फाइनेंस का नहीं है। हम एग्जैक्टली तो क्या लिखा हमने, बोरोइंग इन अदर लाइबिलिटी दैट आर फाइनेंशियल नेचर रादर देन ऑपरेटिंग, मतलब यू शुड टेक ऑपरेटिंग, यू शुड अवॉइड फाइनेंशियल नेचर लाइबिलिटीज। कोई दिक्कत? सर जी मेरे 10 प्रोडक्ट थे, रिपोर्टेबल की कैटेगरी में 5 आ रहे थे। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि आप कह सकते हो 12%, थोड़ा कैलकुलेशन अच्छी बना रहा हूं। 12%, मेरे टोटल सेगमेंट कितने हैं? 10, सो इट्स 12 12 12 12 12, हाउ मच? 60, एंड रिमेनिंग आर 8 8 8 8 8, आर दीज 40, 60 प्लस 100, तो मेरा टोटल रेवेन्यू जस्टिफाई कर दिया मैंने। सिर्फ रेवेन्यू के एंगल से सोच लीजिए ना अभी के लिए। ठीक है, तो क्या ये रिपोर्टेबल सेगमेंट है 5? नहीं है। क्या ये रिपोर्टेबल सेगमेंट है? बिल्कुल है। पर जब मैं इनका टोटल कर रहा हूं तो 60% ही रिपोर्ट कर पा रहा हूं। सरकार कह रही है जो तुम्हारे रिपोर्टेबल सेगमेंट होने चाहिए ना, वो 75% ऑफ द रेवेन्यू रिफ्लेक्ट करना चाहिए। यू हैव सिलेक्टेड योर रिपोर्टेबल ऑन द बेसिस ऑफ 3 क्राइटेरियाज। ठीक है, वो 3 क्राइटेरियाज के बेसिस पे मेरे 10 सेगमेंट में से 5 सेगमेंट ही निकले रिपोर्टेबल।
और जब मैंने उन 5 सेगमेंट का रेवेन्यू देखा तो वो कितने परसेंट बता रहा है? 60। यू हैव टू ऐड मोर सर बाकी miscellaneous- बिकॉज ना, बाकी मिसलेनियस नहीं है, ऐसे नहीं हो रहा। आप सुनिए एक बार, आप 5 रिपोर्टेबल सेगमेंट कितना रिपोर्ट कर रहे हैं आपको? 60। आपको 15% की और सेल इनमें से निकालनी पड़ेगी। अब अगर ये 8 वाला था, मैं ऐसे बुला लूंगा, आजा भाई तू आजा। दूसरा 7 वाला, आजा तू आजा, बाकी छोड़ दूंगा चाहे मैं, लेकिन 75% मेरा रिपोर्टेबल सेगमेंट में होना चाहिए। एग्जैक्ट, एटलीस्ट। हाँ ठीक है, मैं इसको लिख के दिखाता हूँ। एटलीस्ट 75 होना चाहिए। ठीक है, बता रहा हूँ। चलिए देखिए, सपोज करो आई हैव मेनी सेगमेंट्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई टिल जे। आई तक ले लेते, उधर जगह नहीं है। ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ 3 क्राइटेरियाज, ये रिपोर्टेबल सेगमेंट है, ये रिपोर्टेबल सेगमेंट है, ये रिपोर्टेबल सेगमेंट है, और ये रिपोर्टेबल सेगमेंट। बाकी रिपोर्टेबल सेगमेंट मेरे नहीं निकले। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यानी कि ये जो जिससे मैंने क्रॉस लगाया है, उनके एसेट भी 10% से नीचे है, उनका रेवेन्यू भी 10% से नीचे है, और प्रॉफिट भी 10% से नीचे। तो क्या उसको रिपोर्टेबल नहीं बोलूंगा? लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि सर दिस रिप्रेजेंट्स 12% ऑफ टोटल रेवेन्यू। मेरा जितना भी रेवेन्यू है, ठीक है, मान लो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना है? 1000 CR। तो आपके हिसाब से ये रेवेन्यू कितना हुआ? बहुत अच्छी बात है। ये मान लीजिए एग्जैक्ट 10% है, तो रिपोर्टेबल होगा, है ना? रिपोर्ट ये तो डिफाइन हो ही चुका है रिपोर्टेबल। ठीक है, तो बेसिकली ये कितना CR आ गया? 100 CR, बिकॉज दैट्स 10%। Supposingly this is 15% of total revenue, so this is 150 CR, and this is 18% of total revenue, that's 180 CR। तो आप जो सेगमेंट्स दिखा रहे हो, उसकी सेल्स कितनी है? कितना आया? 550 करोड़। सर जी, आप अपने धंधे का सिर्फ 55% सेगमेंट के थ्रू रिपोर्ट कर रहे हो। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? You have to add few more segments, although they are non-reportable, but आपको इनको ऐड करना पड़ेगा। मान लो अगर ये 9%, 9%, 45 बैठ रहा है ना, एग्जैक्ट बैठ गया बाय चांस, 9% के थे सारे, 45 हो गया वो, और 55 रिपोर्टेबल आ रहा था, 100% एग्जैक्ट हो गया। अब आप मुझे बताइए, हाउ मेनी सेगमेंट्स आई हैव टू ऐड? अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो 9 बढ़ जाएगा, इसको करूंगा 18, कितना हो गया? 55 + 18, I have to add 1। 3। हाँ, नहीं नहीं नहीं, सेगमेंट आ गया तो पूरा ही आ गया ना। अरे, बताइए, आपको समझ आई ये बात? थ्योरेटिकल बात है ये, पर समझ आई आपको? अब मैं आपको ये चीज लिखी कैसे हुई है वो बता रहा हूं। ये वाला पैरा, इफ टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू दिख रहा है आपको? इसको रीड करिए। क्लियर है? थ्योरेटिकल बात है जी, यहां तक डन है। यानी कि जो आपके रिपोर्टेबल सेगमेंट है वो 75% रिफ्लेक्ट करना चाहिए। कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं करा तो जो नॉन रिपोर्टेबल है उसको ऐड करो, 75% बना दो। अब आगे सुनिए, आप सभी बच्चों को कंपैरेटिव पता है क्या होता है? कंपैरेटिव आपको पता है? अभी अभी कौन सी बैलेंस शीट फाइनल कर रही होंगी कंपनीज?
बैलेंस शीट डेट अभी कौन सी खत्म हो रही होगी, और इसके साथ ही ना बच्चे पिछले साल की बैलेंस शीट भी लगती है। दैट्स कॉल्ड कंपैरेटिव। कि अगर मैं आपको बोलूं मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल 8 करोड़ था, तो पहले 5 करोड़ था, तो इन्वेस्टर को एक इन्फॉर्म जजमेंट मिलती है कि कंपनी ने रेस करा है, या तो बोनस इशू करा है, राइट इशू इस वट एवर। तो बात ये है जी, मान लो 23-24 में एक सेगमेंट था ए, जो कि रिपोर्टेबल सेगमेंट था, लेकिन साल 24-25 में यही सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं था, बिकॉज इट डज नॉट मीट द क्राइटेरिया। हो सकता है ना। तो डू आई नीड टू रिपोर्ट इन 24-25, या मैं अपने इन्वेस्टर को बोलूं कि देखो कंपैरेटिव देना, तो पुराने साल का तो मैं दिखा रहा हूं इस सेगमेंट का इतना रेवेन्यू था, पर करंट वाले को खाली छोड़ दें। सेगमेंट ही नहीं है प्रैक्टिकल। क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा, बट अगर कोई सेगमेंट अपने पिछले साल में, क्योंकि एक बात समझो ना, मैं जब इन्वेस्टर को कंपैरेटिव डेटा देता हूं, तो यहां पे तो कुछ वैल्यू आ रही होगी, अरे हमने 800 करोड़ की सेल करी, और यहां पर आ रही होगी कोई भी वैल्यू, उसने अलग क्यों नहीं लिखा, मैंने कहा जब ये रिपोर्टेबल नहीं है मैं अलग से क्यों बताऊं इसकी सेल, उस जगह पर मैं एनालिसिस नहीं कर पा रहा, तो सरकार ने बोला इट हैज टू बी रिपोर्टेड इन 24-25। है ये। पहली बात क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अगर आपको क्लियर है, अगला पैराग्राफ पढ़िए। क्लियर है। लास्ट पॉइंट, और बस फिर हमने क्वेश्चंस करने, स्टैंडर्ड खत्म अब। सर हाँ जी। जैसे कि जिसका 24-25 को बनाना ही पड़ेगा तो 75% में इंक्लूड होगा। हाँ, तो अगर ये रिपोर्टेबल हो गया अभी, तो इसको मैं काउंट कर ही लूंगा 75 में। नहीं नहीं नहीं, जैसे कि रिपोर्टेबल नहीं थे, जैसे इसके 8% थी और मेरी पहले 70 थी, तो जो 8% हो गए तो 75 का उसमें आ जाएगा ना फिर ये। आ जाए, वैसे भी आ जाए। ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि 23-24 में सेगमेंट ए रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं था, और 24-25 में ये सेगमेंट ए रिपोर्टेबल सेगमेंट है, तो क्या मुझे, जब मैं कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन दूंगा, क्या मुझे पुराने साल का डेटा भी देना पड़ेगा? यस, बिकॉज तभी कंपेरेबिलिटी सेट हो पाएगी। तो अब आपको, जब आप अपना कंपेरेटिव दोगे, तो आप ये कह सकते हो इट इज टू बी रिपोर्टेड, एंड मैं लिख रहा हूं अलोंग विथ 24-25। ओ माय गॉड, क्या आपको क्लियर है? तो फिर आखिरी पैराग्राफ पढ़िए ना बस, और खत्म है बस फिर कहानी। तो मैं पैराग्राफ लैंग्वेज में लिखना आना चाहिए, कि स्टडी आ सकती है उसमें, कि एक कंपनी है, उसका इस बार 8% है, और वो कह रही है हम रिपोर्ट नहीं करेंगे, ऑल्दो ये सेगमेंट पिछले साल में रिपोर्टेबल था, तो करना पड़ेगा भाई। समझ रहे हो? पिछले साल अगर आपका रिपोर्ट बचा है, तो करंट ईयर में करना पड़ेगा। हाँ, हाँ, वो दोनों बना लो तो सही, क्योंकि नोट्स पूरे हो जाएंगे आपके फिर, है ना। तो इस एएस और चैप्टर के अंदर बेसिकली हम लोग यही लिखेंगे कौन सा सेगमेंट है, उसके आगे ही तो कहीं और होगा। बाकी जैसे आपने बोला ना सेगमेंट है, प्रॉफिट लॉस में दिखाते हैं, यहाँ बस वो डिटरमाइन करेंगे ना, और अब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बहुत आसान लगेंगे, अब आपका एकदम डेवलप्ड, एकदम। बहुत मेहनत करते हो। हाँ, मैं बेटे मेहनत से कोई पीछे नहीं हट।
चाय पीने में कुछ कर लिया नोट? सर एक बार थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दो सर, इससे ऊपर वाला सर, थोड़ा सा और ऊपर। और बाकी बच्चे क्या करेंगे? ये बनाना था ना? हाँ। और क्या बेटे, मेरा एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो लिखता हूँ, हल्के में मत लेना। एग्जाम के लिए क्या रुक जा, आपको रैंक करनी प्रोजेक्ट में बहुत चाहिए था Because you have that lucky letter in that. अरे सर पिछले साल था, इस साल ये तो सब दिखाना पड़ेगा, पर पिछले साल क्या पिछले साल नहीं था, अब इस साल है, तो पिछले साल में कैसे दिखाऊंगा? मतलब ये आप बैलेंस शीट डेटा निकालना पड़ेगा, डेटा होता है कंपनी के पास। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन की बात कंपेरेटिव के लिए दिखाना पड़ेगा। पुराने साल नहीं खोलूंगा, बट हाँ मतलब मेरे को एक रिपोर्टिंग, और बने होते हैं यार कंपनी में इतने सारे एम्प्लॉय, तभी तो होते हैं दोस्त। क्या कह रहे हैं दोस्त? हाँ है। सर ये 9% क्या चीज है? ये मतलब बेसिकली 9% इनका वट एवर, चाहे एसेट बोल ले चाहे रेवेन्यू बोल ले, वैसे मैं रेवेन्यू के एंगल से बोल रहा था। तो ओके। ये रिपोर्टेबल नहीं थे ना, तभी मैंने क्रॉस क्यों लगा रखा, बिकॉज वॉट इन वट एवर सेंस इट इज 9%, तो वो रिपोर्टेबल नहीं हो सकता ना। यस सर। बट जो रिपोर्टेबल थे वो 55% बैठ रहे थे, 12, 10, 15, 18, तो ये 9% वाले पकड़ लिए ना मैंने। ओके। हम लोग जाते थे एकदम बस यस सर नो सर कर पाते थे यार। क्या क्या करते हैं स्टूडेंट्स भी तो नहीं थे ना ऐसे। सर आपके टाइम पे टीचर्स अच्छे होते होंगे ना? मतलब हमारे टाइम पे हाँ। तूने जानबूझ के बोला ना कि तो मैकडी के लिए बोलूं। नहीं नहीं, अच्छा मुझे लगता है ना देखो, बात करता हूँ मैं तो। सर मैकडी ने हैप्पी मील ही बंद कर दी मेरे बाद। बंद कर दी हैप्पी मील? ऐसा नहीं हो सकता है, हैप्पी मील तो बहुत ही सक्सेसफुल प्रोडक्ट। नहीं, ये गया होगा। सर वो अब तो सर सीयूईटी के पेपर खत्म हो गए, सर अब बुकलेट आप में लोगों जाएगा ने ना। यार सर आप लोगों ने इतनी बारी हैप्पी मिल कर दिया ना, उनने कोई हाँ? प्रोडक्ट यही बेचे। सर इतनी बार तो आपने हैप्पी मिल कर दिया, कह रहे यही बेचे प्रोडक्ट। हाँ। पर वो जो तेरी फ्रेंड है वो सीयूईटी के बाद क्या मतलब, सीए नहीं करना क्या? सीए सीए सी? सर करना है उसने, सर सीए करने का पूछ रही तो मैं कहा पीडब्ल्यू अच्छा है, वहां जाओ। अच्छा, रुक जा बेटे, मीटिंग से तेरे को हटाऊं, रुक जा। परमीत जी में टाइम से आएंगे। सर वो आएगा लेकिन चलिए नहीं नहीं। कर लिया नोट? परमीत जी सीयूईटी में कोई ऐसा स्कोप नहीं है यार, प्रोफेशनल कोर्स करना पड़ता है, समझाओ आप तो। फाउंडेशन को नहीं पढ़ाता हम्म। तो नहीं यार, आप बड़े होके आप ये संभालना चाहोगे तो
लॉ है, ऑडिट है, जो पढ़ाना है अपना। मैम तो जनवरी हाँ, में मैम चले जाएंगे तो आप पैकेट चाहिए ना। चेक कर दो चाहिए। हाँ, अरे किसी को suggest चेक करना बहुत पेशेंस का काम है। मैम नहीं जाएंगी यार। अनुराधा मैम इज वेरी पार्शियल। सर मेरे को पता है सर, बहुत पार्शल है। हाँ यार, मैं तो डांट ही नहीं पाता यार, मैं डांटू मेरा काम और रोक देंगी। ऐसा कर रखा है मैम ने, खौफ है मैम का, बोल ही नहीं सकता मैं कुछ। सर वो उस दिन वाली बात भूल गए क्या? हाँ, बहुत ही गलत हो गया उस दिन तो भाई। इलस्ट्रेशन नंबर 1, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस 10 मिनट में स्टैंडर्ड खत्म करिए और फिर अगला स्टैंडर्ड शुरू करेंगे। नहीं, अभी 5 मिनट से ब्रेक ही तो चल रहा था। चलो ठीक है, इलस्ट्रेशन बंद तो कर लो। 3 बन गए, मेरे को लग रहा है यही है बना 4:30 तक है ब्रो। EPS। ईपीएस 1 घंटे ब्रेक नहीं दूंगा मैं, धीरे धीरे करा रहा हूँ मैं, कोई आपको लोड नहीं दिया मैंने, ब्रेक ब्रेक नहीं है। 15 मिनट में ये करो बस, फिर टेस्ट करेंगे। मैं कराऊं क्या फटाफट? ठीक है। द चीफ अकाउंटेंट ऑफ स्पोर्ट्स लिमिटेड हैव गिवन द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग इट्स 6 सेगमेंट। भाई उनके सेगमेंट्स है MNOPQR, बहुत अच्छी बात है। और सेगमेंट एसेट्स दे रखे हैं कि M का 40 है, N का 80, OPQ सब दे रखा है। टोटल एसेट्स भी दे रखे हैं 200। अब उसका टोटल करोगे 200 आ जाएगा। आप मुझे बताइए, छोड़ो ना रिजल्ट और उसको, आप मुझे बताओ क्या M रिपोर्टेबल लग रहा है आपको? एग्जैक्टली, दैट्स 20%। जो जो 10 या उससे ज्यादा है वो रिपोर्टेबल है। M रिपोर्टेबल हो जाएगा एसेट के बेसिस पे ही। N बिल्कुल। यस सर। O यस 15%। यस। दिस इज 10 भी है जी, ये भी है, सिर्फ R रह गया टेक्निकली। बट आइए एक बार, रिजल्ट का मैंने आपको सिखाया नहीं है, रिजल्ट का हटाते हैं, बट एक बार सेगमेंट रेवेन्यू से देखते हैं। रेवेन्यू के हिसाब से ये है कितना परसेंट बैठ रहा है? 15, सॉरी 25, 300, 25%। ये भी बैठ जाएगा 50%। अच्छा एक बात बताओ, इज इट मेकिंग सेंस कि मैं दोबारा चेक कर रहा हूं? जब एसिड के बेस पे हो चुका है तो चेक तो करने की लॉजिक भी नहीं है। ठीक है, तो 80, सॉरी O बैठ रहा है, बट इट इज ऑलरेडी ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स। P भी नहीं बैठ रहा बट ऑलरेडी, Q भी ऑलरेडी, व्हाट अबाउट R? R भी नहीं बैठ रहा, तो टेक्निकली अभी तक दोनों बेसिस सिर्फ R रह गए। अब मैं आपको प्रॉफिट के एंगल से बोल रहा हूं। आपको दिखेगा सेगमेंट में कुछ लॉसेज है और कुछ प्रॉफिट है। अब मुझे लॉसेस का टोटल बताइए। 200। अब आप मुझे प्रॉफिट का टोटल बताइए। 100। 100। ठीक है, तो ये जो बाहर लिखा है ना, वो तो लिखा है 200 का लॉस और 100 का प्रॉफिट, तो 100 का लॉस। बट आपको ये नहीं करना, 200 का हमारा लॉस था और क्या था, 100 का प्रॉफिट, तो हायर कौन सा है इसमें से? लॉस कितना? नाउ द क्वेश्चन इज 30 रिप्रेजेंटिंग मोर देन 10 ऑफ दैट? हाँ, लॉस का। अब मेरा बेस बन गया है जी, 200 आ गया मेरा। समझ आया आपको मैंने क्या करा? देखो ना, हाँ एग्जैक्टली, देखो मैंने क्या करा, मैं लिख देता हूं। लॉस टोटल कितना था, प्रॉफिट कितना था, दोनों में से हायर कौन सा? तो ये बेस हो गया। और मेरा उसका आर का कितना था? क्या 30 10% एक्सीड कर रहा है? दैट्स रिपोर्टेबल, ऑल द सेगमेंट्स आर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। हाँ जी, नहीं, मैंने बेस डिसाइड करा, मैंने इन दोनों से जो हायर होगा उसका बेस पकड़ा, हट गया प्रॉफिट। अब मैं, ये एब्सोल्यूट फिगर चल रही है, लॉस और वो नहीं है। 200 अमाउंट, 200 देख रहा हूं। अगर 30 200 का जो परसेंट बन रहा है वो 10 से ऊपर है तो रिपोर्टेबल हो गया। एग्जैक्टली exactly. अब आप एक बार देखिए, आंसर आपका आ चुका है, लेकिन एग्जैक्टली exactly. अब आप वो रिजल्ट वाला देखिए, इट्स सेगमेंट रिजल्ट वेदर प्रॉफिट और लॉस। जैसे आप एक बार आर का ही सोचिए, सेगमेंट रिजल्ट कितना था? 30। वेदर प्रॉफिट और लॉस हो कुछ भी होता है, मेरे को मैटर नहीं है इस बात से। इज 10% और मोर ऑफ द कंबाइंड रिजल्ट ऑफ ऑल सेगमेंट्स इन प्रॉफिट्स और द कंबाइंड रिजल्ट ऑफ ऑल सेगमेंट इन लॉसेस विच एवर इज हायर। तो लैंग्वेज बन गई ना। स्टार्टिंग से पढ़ लीजिए इसको,
ठीक है, रिपोर्टेबल तो अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा था, द चीफ अकाउंटेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट सेगमेंट एम एंड एन अलोन शुड बी रिपोर्टेड, इज इट जस्टिफाइड, इज ही जस्टिफाइड इन व्यू? नो, he is not justified. आप सीधा बोल सकते हैं that clearly on the basis of segment assets, segment M is 20%, hence it is a reportable segment. Segment N, O, P, Q are 10% or above, so clearly they are reportable segments. And about segment R, on the basis of segment results, it is a reportable segment. और obviously आपको उसको थोड़ा elaborate करना पड़ेगा, थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा. तो आइए एक बार रीड करें. आप पहले 5 सेगमेंट को तो सीधा बोल सकते हैं, इट इज क्लियरली एविडेंट दैट MNOPQ आर रिपोर्टेबल सेगमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंट एसेट क्राइटेरिया, बिकॉज M हैज इतने % ऑफ टोटल एसेट, N, ठीक है, और जब R की बात आएगी तो टोटल ऑफ द ऑल द लॉसेस, टोटल ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स, हायर ऑफ देम, एंड segment R is 15% of the combined losses, hence it is a reportable segment. Clear है? Illustration number 2. वो कह रहे हैं एक सेगमेंट दूसरे एसेट को कॉस्ट में से लेस करके देता है, लेकिन प्राइस जनरली क्या है, कॉस्ट का 25%. भाई मेरी कंपनी है, मेरा डिपार्टमेंट, मैं चाहे फ्री में करूं, मैं चाहे 100% प्रॉफिट में, चाहे लॉस में करूं, ये AS17 मुझे नहीं सिखाता, मेरी मर्जी है. तो बेसिकली AS17 डजंट रिस्ट्रिक्ट कि नहीं आप अपने डिपार्टमेंट को इतने मार्जिन पे बेचो, नहीं लॉस पे बेचो, ये मेरी मर्जी है सर. ठीक है, अब इसको पढ़िए. जो कर रहा है, जो भी फॉलो कर रहे हैं उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज कर दो. हाँ एग्जैक्टली, डिस्क्लोज कर दो बस कि मैं अपने डिपार्टमेंट में ऐसे ट्रांसफर करता हूँ चीजों को. क्लियर है? एग्जैक्टली, मेरे को रिपोर्ट ही तो करना है. इलस्ट्रेशन 3 देखिएगा, अच्छा है, मतलब इजी है ये, बट एक बार 3 देख लीजिए, इस पैटर्न के आ सकते. एक्सको फुल करके हमारे नहीं ऐसा नहीं है, मतलब अब तेरा जैसे एक्स का 2 करोड़ है, बट तेरे को DTA नहीं लेना ना. हाँ मतलब हो सकता है, बट DTA को आपको हटाना पड़ेगा. जैसे कि अब x का कितना हो गया आपका 1.5, और आपने बेस क्या लिया, अब जरा ध्यान से पढ़ो. और क्या रिवाइज, जब आप वो एसेट ही नहीं ले रहे तो टोटल वाले के अंदर भी आप नहीं लोगे. समझ रहे हो? हालांकि वो नीचे करा नहीं, पर आप ये देख रहे होगे रिवाइज टोटल एसेट्स लिखा हुआ. भाई जब मैं किसी चीज को सेगमेंट में, तो टोटल कैटेगरी में क्यों ले रहा हूं मैं उसको? समझ रहे हो? कही क्लियर है? देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना बच्चे, ये ना इसके फॉरेन डिवीजन है, ब्राइट बार डिवीजन है, ठीक है, और ये ना ऐसे सेल्स दे रखे हैं. ये क्वेश्चन ऐसे, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसी टेबल को एक अलग कॉलम फॉर्म में बना दिया. ठीक है, तो मैं बच्चों को होमवर्क ही देता हूँ, ये आप देखोगे सिर्फ बिछाकर टोटल कॉलम दे रखा है, कोई एनालिसिस नहीं है, ना 10% देना, कुछ देखना. वो सिर्फ ये कह रहा है इसको दोबारा से रिप्रेजेंट कर दो कि कैसे. ये आप आराम से हैंडल कर सकते हो. इलस्ट्रेशन नंबर 4, ये क्वेश्चन कर लीजिए और आपका AS17 सारा का सारा डन है. यार ये बैटरी है, पर देख जो इन्वर्टर UPS है उसके डिफरेंट सेट ऑफ कस्टमर्स होता है, रिस्क रिवॉर्ड होता है, और गाड़ी के अलग होता है. ध्यान से देखो ना, बैटरी किस किस का है, स्कूटर, कार, ट्रक, स्पेशलाइज्ड बैटरीज फॉर इन्वर्टर्स एंड UPS. एग्जैक्ट. Two business segment, that is automobile batteries and batteries for inverter and UPS.
क्लियर दिख रहा है, वो मोटर व्हीकल से रिलेटेड बैटरीज है, दूसरी अलग है। और इसमें बताना क्या है? वो कह रहा था हाउ मेनी सेगमेंट्स शुड इट हैव। तो वो तो मतलब दो ही है ना? दो है, हाँ, ठीक है। एंड वाई, तो तू कह सकता है कि सर वो जो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड बैटरीज हैं वो एक स्पेसिफिक रिस्क एंड रिवॉर्ड्स है, एंड इन्वर्टर रिलेटेड है तो वो अलग है। ओके सर। संजय भैया पुश, क्लियर है? तो ठीक है सर जी, आप सभी बच्चों का A17 पूरा का पूरा खत्म है। आप